नमस्कार, कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, प्रशिक्षण शिविर जो भारतीय जनता पार्टी का होना था वो इस वक्त शुरू हो चुका है और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। सभी 28 विधायक और बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह, तरुण चुग वहां पर पहुंच चुके हैं और गहनता से विचार विमर्श किया जा रहा है कि आने वाला बजट सत्र जो 3 मार्च से शुरू होने वाला है, उस बजट सत्र में भारतीय जनता पार्टी की क्या भूमिका रहेगी, भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, किन कोर इश्यूज पर भारतीय जनता पार्टी कौन सा स्टैंड लेगी। हालांकि सुनील शर्मा जो एलओपी हैं, उन्होंने पहले से ही स्पष्ट कर दिया है। विधायक आल पार्टी मीट से पहले ही उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा था कि असंवैधानिक और राष्ट्र विरोधी किसी भी बिल को भारतीय जनता पार्टी, किसी भी प्रस्ताव को भारतीय जनता पार्टी पास नहीं होने देगी। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर हम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें कि पीडीपी 3 बिलों को लेकर के सबसे समर्थन मांग रही है, जिसमें शराब पर पाबंदी है, दूसरा जहां पर लोग बैठे हुए लोग हैं उनको मालिकाना हकूक देने की बात है और डेली वेजेस को रेगुलराइज करने का भी चर्चा इस पर की जा रही है। उससे भी बड़ी बात यह है कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक 2 मार्च को होने वाली है। 2 मार्च को ही नेशनल कांफ्रेंस भी अपने विधायक दल की बैठक करेगी और रणनीति तैयार करेगी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इस सत्र को स्मूथली चलाया जाए, यानी सुचारू रूप में ढंग से चलाया जाए। लेकिन विपक्ष और खासतौर पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो मात्र 3 विधायकों के साथ है, उसका पूरा प्रयत्न है, उसका पूरा प्रयास है कि कहीं ना कहीं इसमें खलल डाला जाए या उन इश्यूज को उठाया जाए जो घोषणा पत्र में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों के साथ वादे किए। इस वक्त हम सीधे आपके लिए चलते हैं कटरा में। हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी सोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोहन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सोहन जी, क्या प्रशिक्षण शिविर शुरू हो चुका है और कौन कौन इस वक्त इसमें शामिल है? जी सोहन जी। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि व्यवसाय के सत्र में जो आज मीटिंग यहाँ पे भाजपा की तरफ से जो कटरा में यहाँ पे रखी है, इसमें तमाम जो एमएलए हैं, जितने भी जम्मू कश्मीर के हमारे भाजपा के एमएलए हैं, एमपीज हैं और बीएल संतोष जी भी यहाँ पे आप पहुंच चुके हैं, यहाँ पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे उनकी बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। कल मैं आपको बता दूं कि कल जेपी नड्डा भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं और तमाम सारी जो बजट को लेके यहाँ पे चर्चाएं भी यहाँ पे की जाएंगी और यहाँ पे देखा जाएगा कि आने वाला बजट जो है किस तरह से निकालेंगे, उसको लेके भी काफी ज्यादा चर्चाएं यहाँ पे कटरा में की जाएंगी। सोहन, सूत्र क्या कहते हैं कि किस तरह का प्रशिक्षण दिया जाएगा? और जी बिल्कुल, जितने भी लोग यहाँ पे बाहें फैला के बैठे हैं कि जो आने वाला बजट है वो कहीं ना कहीं हमारी जो बजट है, राहत का बजट आएगा, जिसमें हम भी कई सारी राहत की सांस ले सकेंगे। और कई लोगों को खुशी है कि यहाँ पे कटरा में जो आज व्यवसाय जो मीटिंग यहाँ पे होने वाली है, उसमें जो बजट को लेके काफी ज्यादा बदलाव यहाँ पे देखे जाएंगे। जेपी नड्डा कल आएंगे और आखिरी जो सत्र रहेगा जो 4 बजे के करीब शुरू होगा, उसकी अध्यक्षता करेंगे। क्या जेपी नड्डा को लेकर के भी जो हमारे विधायक है, बीजेपी के बड़े नेता, उनको उत्सुकता है उनके विजिट की? जी बिल्कुल, जेपी नड्डा जी कल यहाँ पे पहुंचे थे। कल कटरा में हमें कई लोगों से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम भी कोशिश करेंगे जो भाजपा है उनकी अध्यक्षता में कल जो यहाँ पे जो मुद्दा चल रहा है, रोपवे का मुद्दा चल रहा है, उसको लेकर समिति का ये कहना है कि हम भी उनके साथ बैठक करेंगे और अपनी जो मांगे उनके आगे रखेंगे। चलिए सोहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सीधे सोहन जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। प्रशिक्षण शिविर यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को एक ट्रेनिंग दी जा रही है कि ऐसे यूटी के चुनी हुई सरकार के समक्ष क्या क्या चुनौतियाँ रहेंगी और बतौर विपक्ष भारतीय जनता पार्टी की क्या भूमिका रहेगी हाउस के अंदर, क्योंकि लगातार ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ कंट्रोवर्शियल बिल्स लाए जा सकते हैं, कुछ कंट्रोवर्शियल प्रस्ताव रेजोल्यूशन लाए जा सकते हैं। इसलिए बड़ी ही सतर्कता से काम करना होगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब ऑबिचुरी रेफरेंसेस में अलीशा गिलानी को भी श्रद्धांजलि दी गई थी तो ये मुद्दा उठा था और भारतीय जनता पार्टी ने इसको गंभीरता से लिया। ऐसे ही और भी कई मुद्दे उठ सकते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक
विधायक को, प्रत्येक सदस्य को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और प्रशिक्षण देने वाले कौन है? BL संतोष, तरुण चुग और या फिर कल JP नड्डा आएंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। बलोरिया साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलोरिया साहब, ये जो सत्र रहेगा, बलदेव बलोरिया भारतीय जनता पार्टी से हैं, फॉर्मर डेप्यूटी मेयर है। बलोरिया साहब, ये जो सत्र रहेगा ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा क्रूशियल रहेगा, क्योंकि PDP भी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक भी कुछ ऐसे रेजोल्यूशन, प्रस्ताव या बिल लाने वाले हैं जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से मेल नहीं खाते हैं। नमस्कार मनोज जी, बड़े अच्छे टॉपिक पे आपने हमें बुलाया है जी। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का प्रशिक्षण शिविर या ट्रेनिंग कह लो, वो आज चल रहा है। जो रूटीन में होता है, जब भी असेंबली के बाद भारतीय जनता पार्टी के 29 विधायक जीत के आए थे, उसमें से अगर राणा जी नहीं है 28 विधायक हैं। उन विधायकों को किस तरह हमारा आचार व्यवहार होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उस आइडियोलॉजी को का या लोगों के साथ जो लोगों का फेथ भारतीय जनता पार्टी पे है वो किस तरह रहे, हमारा आचार व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमें असेंबली में किस तरह का व्यवहार करना है या किस तरह चलना है, इस तरह की होता है सारा। तो आज ये बड़ा महत्वपूर्ण 2 दिन का हमारा एक प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। उसमें हमारे सीनियर नेताओं का मार्गदर्शन भी रहेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोई भी बिल लाए, चाहे PDP लाए या नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा काम नहीं होने देगी जो जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों के खिलाफ होगा, जो नेशनलिज्म से दूर ले जाता होगा, उसके कभी सपोर्ट नहीं करेगी और ऐसा कभी कुछ नहीं होने देगी। बलदेव जी, आप बड़े सुलझे हुए एक नेता हैं और कर्मठता से भारतीय जनता पार्टी संघ की विचारधारा को लेकर के वक्तन वक्तन आप आगे बढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। लेकिन आप मुझे बताइए कि आपके कार्यकाल में जब PDP और BJP की सरकार थी और कवेंद्र गुप्ता जो थे स्पीकर थे, आपके सामने तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग दिए थे, तब आपने क्या कर लिया था? जी बलोरिया साहब। मैं कह रहा हूँ विनोद जी, हमने भारतीय जनता पार्टी और PDP की सरकार एक विकास के मुद्दे पे बनाई थी। मैं ये सवाल ही नहीं पूछ रहा। तो कश्मीर से बहुत मिला था। जब हमें लगा कि बलोरिया साहब, ये सवाल नहीं था मेरा सवाल ये था कि नहीं, स्पीकर के सामने अकबर लोन ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए थे, मैं वो पूछ रहा हूँ। मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जब भी लगा कि PDP या दूसरे ये एजेंडा दूसरे की तरफ जा रहे हैं, जो हमारा मकसद था नहीं जा रहे, हमने सरकार को उससे अपने आप को अलग कर लिया। इसलिए कहीं भी हम कंप्रोमाइज अपनी जम्मू के लोगों के साथ, नेशनलिज्म के साथ, पार्टी की विचारधारा के साथ कहीं नहीं करता। नहीं भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए ऐसे कंप्रोमाइज करती। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से पहला सत्र हुआ था बलोरिया साहब, उस सत्र में मार्शल आउट किया गया था आपके बड़े बड़े सीनियर नेताओं को। अगर हम बात करें उनको बड़ा मार्शल आउट किया गया था। मार्शल से बड़ी बुरी तरह से पीट करके बाहर निकाला था। श्यामलाल शर्मा को बुरी तरह से बाहर निकाला था। क्या इस बार भी ऐसा होगा? भारतीय जनता पार्टी का जन्म ही संघर्ष के लिए हुआ है, लोगों के लिए, देश के लिए, और देश के जो मुद्दे हैं उनके लिए संघर्ष करना। उनके लिए तो हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कुर्बानी भी जहाँ पे दी है, अपना सब कुछ दिया है, उसी से जो शुरू हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक गए हैं, चाहे उनको कुछ भी करना पड़े, धक्के खाना पड़े, मार्शल उठाएं, कुछ करें, लेकिन वो ऐसा कोई काम नहीं होने देंगे जिसमें जम्मू कश्मीर के लोगों का भला नहीं होगा, उनके खिलाफ जाएगा, उसके लिए कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। चलिए वीरेंद्र सोनू जी भी हमारे साथ जुड़े। सोनू जी, आप पर इतना शराब को लेकर के, शराब पर पाबंदी को लेकर के आप इतना चिंतित क्यों हैं? और दूसरा, आप कहते हैं 3 ऐसे विधायक हैं, 3 ऐसे बिल हैं जिसमें एक तो ये भी है कि जो लोग जहां पर बैठे हुए उनको सरकारी लैंड पे मालिकाना हकूक दी जाए, दूसरा डेली वेजर्स को एक रास्ता इख्तियार किया जाए उनको रेगुलराइज करने का। जी सोनू जी। विनोद जी, ऐसे है कि जो हमारे मेंबर जो हैं बिल लेके आ रहे हैं, आपने तीनों की बात की। सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में शराबबंदी हो, तो इसमें गलत क्या है? पिछले 5 सालों में तो मैं कह रहा हूँ ज्यादातर जब से LG हुकूमत यहाँ पर आई है, जम्मू शहर को तो सिर्फ शराब का शहर बनाने में इन्होंने पूरा योगदान दिया है। गली गली पर शराब की दुकान इन्होंने खोल दी है और सिर्फ शराब जो है और शराब के कारोबारी बाहर के, और जम्मू के लोगों को शराब की लत लगाई जा रही है। तो इसमें हमने कहा कि हम शराब, और हमने, हमारी पार्टी ने लेटर भी हमने सभी पार्टियों को लिखा है
क्या ये इसके ऊपर आप हमारी मदद कीजिए कि जम्मू कश्मीर में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर हम बनाएं। दूसरा, अब हमने जो बिल लाया है, जो हम मांग कर रहे हैं कि जो लोग, आपने कह दिया कि जो सरकारी जगहों पर बैठे हैं उनको मालिकाना हक है, लेकिन हमने उसमें एक बात कही है कि जिसका मकान है सिर छुपाने के लिए जगह, जिसका कोई 70 साल से जो बेचारा मकान बना के कोई 4 मरले में, कोई 3 मरले में, कोई 5 मरले में, या अपना छोटा आनिया शाना कोई 10 मरले में बना के रह रहा है, उसकी 3 पुश्तें वहां हैं, हम तो कहते हैं कि उनको मालिकाना हक मिले। तो इसमें बताइए गलत क्या है? भारतीय जनता पार्टी ने भी तो लोगों के साथ वादे किए और नेशनल आ रही है गलत कांग्रेस मुझे, सोनू जी गलत एक चीज मुझे नजर आ रही है। मुझे याद है कि 2002 में जब आपकी हुकूमत बनी थी, हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्टर हुआ करते थे हसन मीर साहब, उन्होंने भी ये इस तरह का पीला पंजा चलाया था, तब आपको याद नहीं आया था? देखिए, हमने जो उस वक्त पीला पंजा चला था वो किसी के घर के आशियाने को तबाह करने या किसी इलाके विशेष के लिए नहीं चला था जी। वो चला था कि अगर किसी ने किसी की सड़क पर कब्जा किया है, सुनिए, जो बाजार के ऊपर कब्जे थे, जब मान लीजिए किसी ने सड़क के रास्ते को बना के किया था, लेकिन हम तो ये कहते हैं जो पिछली सरकारों की पॉलिसी थी कि एक इलाका विशेष, एक विशेष तरह का वो जो पीला पंजा चला रहे थे, अगर मान लीजिए रास्ते में जब पीला पंजा वो चला रहे थे, रास्ते में किसी एक पार्टी के बड़े नेता का कोई बड़ा गोदाम या बड़ा मकान या बड़ा शोरूम आया, तो अचानक से पीले पंजे को डाइवर्ट कर दिया गया और फिर उन नेताओं को मजबूरन पार्टियां छोड़ के दूसरी पार्टियों में शामिल भी होना पड़ा। मैं इसके ऊपर नाम नहीं लेने जाऊंगा, आप समझ गए होंगे जो हम कहना चाहते हैं जी। तो हमने ये कहा था कि जो आप पीला पंजा जो एक पर्टिकुलर जगह और पर्टिकुलर आदमियों के ऊपर चलाना चाहते थे, हम उनके खिलाफ थे। अभी भी हमने ये कहा उस बिल में कि जिन लोगों के पास मान लीजिए कोई 5 मरले में है, कुछ 7 मरले में है, कुछ 10 मरले में है, या जिसका जो रेजिडेंशियल मकान है, अगर उसको मालिकाना हक दे देंगे तो जिसकी 3 पुश्तें वहां पर रह रही हैं, और अब हर 6 महीने के बाद भारतीय जनता पार्टी और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन वो पीला पंजा लेके उनको डराती थी और डरा के वोट लेना चाहते थे। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। हमने तो कहा कि आज आइए उनको यार जस्टिस दे देंगे, आप आइए मदद कीजिए कि जो मकान है, मकान को मालिकाना हक मिल जाए, तो उससे मुझे बताइए क्या क्या किसी को हो जाएगा। जी चलिए, दिनेश जी से जानना चाहते हैं, और मैं पहले जगदीप जी से कहूंगा कि जगदीप जी आप अपना कैमरा साफ कर ले, थोड़ा सा धुंधला धुंधला है। दिनेश जी, आपसे जानना चाहता हूं कि अचानक 2 बार हुकूमत में रही है पीडीपी, अचानक शराब के खिलाफ मुहिम छेड़ना, क्या समझते हैं आप? पॉपुलैरिटी पाना चाहते हैं या क्या वजह है? दिनेश जी। जी दिनेश जी, आवाज नहीं आ रही मेरी? दिनेश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए जगदीप जी, ये जो 3 बिल लाए जा रहे हैं, इसके पीछे इंटेंशन क्या है? दिनेश जी आप अपना। जगदीप जी। विनोद जी, आपका शुक्रिया। मेरे बिलोरिया भाई से भी आप सवाल पूछ रहे थे, मैं यहाँ से शुरू करूंगा कि जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे तो आपकी विचारधारा कहाँ गई? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि इनकी विचारधारा है कौन सी, पहले ये तो बता दें किस विचारधारा की ये बात करते हैं। दूसरी बात, जहां तक शराबबंदी का सवाल है, आप ही के मंच से मैंने कहा कि भाई साहब कम से कम शराबबंदी की तो बात मत कीजिए, क्योंकि अगर शराबबंदी हो गई तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी कैसे? सवाल तो ये। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि ये शराबबंदी के बिल पे कोई बहस जो है वो मुझे बेमानी लगती है। रही बात सोनू भाई जो कह रहे हैं, देखिए इसमें कोई एतराज किसी को नहीं होना चाहिए, लेकिन जब शब्द इस्तेमाल होता है स्टेट लैंड, हमें समझना होगा कि जम्मू कश्मीर वो प्रदेश है जहां पर बहुत बड़ी तादाद में भारत पाकिस्तान विभाजन के तुरंत बाद लाखों की तादाद में लोग आए और अपना सब कुछ, अपने आशियाने, अपनी जमीन, अपनी भावनाएं, अपना रिश्ता नाता सब छोड़ छाड़ कर भारत में आए और बहुत बड़ी कत्लो गारत को अपनी आंखों से, नंगी आंखों से देखा। उसके बाद फिर आप आ जाइए, 2 अलग अलग युद्ध जो हमने पाकिस्तान से लड़े तब के भी स्थापित है। तो अब दिक्कत क्या है कि जब हम लोग वहां पे अपना सब कुछ छोड़ के आए, यहाँ पे आपने कस्टोडियन बना दिया एक महकमे को तमाम उस संपत्ति का जो यहाँ से छोड़ कर गए पाकिस्तान वो लोग थे। अब उसमें पहली बात तो मांग ये होनी चाहिए कि उस कस्टोडियन लैंड पे मालिकाना हक मिले।
जो भाजपा के राज में मिलना तो दूर है, जो हमने 25 लाख का प्रस्ताव रखा था उसमें से भी 5.5 लाख लोगों को बिल्कुल तरसा तरसा कर दिया गया, और उसमें जितना बड़ा रिश्वतखोरी का गड़बड़ झाला चला वो भी पूरे कांग्रेस प्रदेश में। जगदीप जी अब कितनी स्टेट देर लैंड हुकूमत में शब्द रही, जो है कांग्रेस इसे कितनी डिफाइन देर किया हुकूमत जाना में रही, एक सिंगल पैनी तक नहीं दिया आपने। अब थोड़ा बहुत वो दे रहे हैं तो देने दीजिए। जी 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 विनोद जी जी आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, पूछना चाहता हूँ, गॉड नोस क्या हुआ। मैं जगदीश से ये पूछना चाहता हूँ कि आप एक लाइन में जवाब दीजिए कि जब कांग्रेस की सरकार थी 1947 से लेके और 2014 तक रिफ्यूजियों को क्या दिया? आपने एक जानवर भी किसी का मर गया को मुआवजा तक नहीं दिया, और आपको शर्म आनी चाहिए उनके लिए बात करते। कस्टोडियम का खत्म करने की आप बात करते हो, कस्टोडियम जो 1947 से लेके आज तक चल रहा है, तब आपको करने की याद नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी तो खत्म करेंगे ही। आप भारतीय जनता पार्टी विचारधारा ढूंढ रहे हैं, अभी आपको जो नहीं पता। आपके राहुल गांधी जी बाहर जाकर अमेरिका जाके हिंदुस्तान की बदनामी करते हैं, वो आपकी विचारधारा है, और हमारी विचारधारा है बाहर जाके विकसित भारत की बात करना, हम वो बात करते हैं। तो मुझे लगता है ये क्या बात करते हैं, कहाँ से मुझे समझ नहीं आई। जगदीप जी इतने बड़े पत्रकार हैं, सब जानते हैं, और फिर ऐसी बातें करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा क्या है, कस्टोडियम की बात करते हैं, शराबबंदी की बात करते हैं। तो ये लोग खुद राज कर चुके हैं, जहां स्टेट को चला चुके हैं, इनकी दो ही बीमारियों को हम ठीक कर रहे हैं, और आज हमें ही दोषी ठहरा रहे हैं। बड़ी शर्म की बात। जी जगदीप जी, आप अब आवाज आ रही मेरी आपको? दिनेश जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी दिनेश जी, जी, जी। ये जो 3 बिल आ रही है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, एक शराब के विरोध में, दूसरा डेली वेजेस को रेगुलराइज करना, तीसरा जहां पर जो लोग बैठे हुए हैं सरकारी लैंड पर उनको मालिकाना हकूक देना, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए 3 बिल तो अलेजली ये ला रहे हैं, अभी तक हम सुन रहे हैं, क्योंकि जैसे ये बिल्स आएंगे उसमें इनकी मंशा क्या है, ये इंटेंशंस क्या है, दैट इज। लेकिन सबसे पहले मैं ये इनसे पूछा पीडीपी वालों से ही, खासकर सोनू जी से, जब ये हुकूमत में रहे थे तो उस वक्त एक्साइज पॉलिसी इन्होंने ही ड्राफ्ट की थी, जो बाद में कोर्ट में चैलेंज हुई। उस वक्त इनको ये रिलीजियस जो ये पॉलिटिक्स खेलना चाहते हैं, उस वक्त इनको याद नहीं आया, क्योंकि जब ये पावर में नहीं रहते हैं तो फिर ये ऐसे मुद्दे पावर ये पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए ऐसे मुद्दे लाते हैं। तो ये मेरा ख्याल ये जो इन्होंने बिल लाना है, या अभी तक आया नहीं है, जैसे आएगा हम देखेंगे, स्टडी करेंगे, इट विल बी पुट टू डिस्कशन, वोटिंग सब कुछ होगा उसमें, उसके बाद उसके के ऊपर कुछ ना कुछ कहा जा सकता है। लेकिन एक इंटेंशन इनकी ये है कि इनके पास कोई इशू नहीं है, लार्जर कंट्री के इंटरेस्ट में ये कभी बात नहीं करते हैं। टेररिस्ट एक्टिविटीज इधर होती है, कोई टेररिस्ट आज मारा जाता है, सबसे पहले आंसू बहाने के लिए पीडीपी वाले लोग जाते हैं, चाहे वो जम्मू में हो, बसोली में हो, या कहीं पे भी हो। आप इनसे पूछिए कि आज आप 3 रह गए हैं, सिर्फ 3। हाँ जी, ये भाई क्योंकि थोड़ा ध्यान इनकी रखना, बीच में कट जाता है, इसकी वजह से इनकी आज ये हालत हुई है। हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट जो मिला है, मैसिव मैंडेट मैं कहूंगा जो मिला है, वो गवर्नेंस के लिए दिया है। हम इनकी ऐसी बातों से कोई हमें फर्क नहीं पड़ता है, हम अपना काम करते रहेंगे, जो हमारे मुद्दे हैं उसके ऊपर हम काम करेंगे और उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। दूसरा मुद्दा जो है डेली वेजेस का, डेली वेजेस की रेगुलाइजेशन का, इसमें सबसे पहले हमें देखना है कि लिस्ट कितनी है, पहले कितने लोगों के लिस्ट में नाम थे। जब इन्होंने रेगुलाइजेशन की एक पॉलिसी बनाना शुरू की तो उसमें काफी लोगों के नाम आने शुरू हो गए। आज देखने की ये बात है कि पीडीपी वाले लीडर्स के घर में कितने लोग काम करते हैं जिनके लिए ये रेगुलाइजेशन सीख कर रहे हैं। उसके बारे में पॉलिसी जो है उसको स्टडी किया जाएगा, फ्रेम किया जाएगा, और जेन्युइनली लोग जो अपॉइंट हुए हैं, बैकडोर वाले नहीं, क्योंकि जिनके नाम नहीं है, मस्टर रोल में उनका कहीं निशान नहीं है, ना वो कहीं सैलरी ले रहे हैं, लेकिन ये दिन ब दिन जो है ये लिस्ट में संख्या बढ़ती जा रही है। ये एक मुद्दा उठाने से इसमें यह है कि ये पब्लिक मनी है, पब्लिक मनी को इट कांट बी, स्टेट एक्सचेकर को हम इस तरह से बर्बाद नहीं होने देंगे। इस पे प्रॉपर स्टडी करेंगे, जेन्युइनली जिन लोगों का हक बनता है उनको रेगुलाइज किया जाएगा। वो हमारा मैंडेट भी था, वो हमारा हमने इलेक्शन के टाइम सोनू जी आप 2 बार हुकूमत में रहे, आपने कभी ये प्रयत्न नहीं किया? 2 बार सोनू जी 2 बार हुकूमत में रहे, तब आपको शराबबंदी की याद नहीं आई,
और दिनेश जी का कहना है कि आपके पास इशू नहीं है और शराबबंदी की आड़ में आप एक धर्म विशेष पर राजनीति कर रहे हैं। सोनू जी। जी सोनू जी। साहब ने कहा, मैं उनकी मान लेता हूँ। अगर हम ये आज ला रहे हैं तो इसमें मुझे बताइए परेशानी नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्या, जब परेशानी किसी दूसरी पार्टी को क्या? ठीक है, अगर आप चाहते हो शराबबंदी हो तो सपोर्ट कर दीजिए उस बिल को। नंबर 2, इन्होंने अभी कहा कि इन्होंने कहा कि मिलिटेंट कोई मर जाता है तो उनके घर पर जाते हैं, तो उनके घर पर जाके ये घड़ियाल, इन्होंने अभी जो बातें की, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये मिलिटेंसी शब्द लाने वाली तो नेशनल कॉन्फ्रेंस है जम्मू कश्मीर में। आप मुझे बताइए कि आपका और मिलिटेंसी का तो चोली दामन का साथ है। आप ही तो वो लोग जिन्होंने 1987 में वोट की चोरी की, मैंडेट की चोरी की, डेमोक्रेसी का गला घोटा और आज जम्मू कश्मीर इस त्रासदी में चला गया। यू आर द रिस्पॉन्सिबल। आप लोगों ने तो हमारे सर के ऊपर जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत बड़ी देन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलिटेंसी की दी है कि आप लोग 1987 की चोरी की, और जब आपने चोरी की तो आप हम यहाँ तक पहुंच गए। और आप जब हुकूमत से बाहर होते हैं, जब आप 6 महीने पहले 5 महीने पहले लोगों से वोट मांग रहे तो किस इशू पर मांग रहे थे? आप नेशनल कॉन्फ्रेंस का तो हमेशा दोगला चरित्र है। आप देखिए बीजेपी ने जम्मू कश्मीर की तबाही की है, 5 अगस्त 2019 बीजेपी ने लाया, लेकिन एक भी शब्द नेशनल कॉन्फ्रेंस और इनकी पूरी कैबिनेट बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलती। जब वोट लेने की बारी थी तो सबसे ज्यादा ये बात करते थे हम 370 लाएंगे, हम 35 लाएंगे, जम्मू कश्मीर को नया जम्मू कश्मीर बनाएंगे, वो सारी चीजें वापस लाएंगे और बीजेपी से छीन के लाएंगे। तो जो ही सरकार बनाई तो ये तो बीजेपी के अलायंस बन चुके हैं। ये तो बीजेपी के खिलाफ, मुझे बताइए, मेरे बुजुर्ग हैं चौहान साहब, मुझे बताइए इन्होंने एक लफ्ज ये आदर्श गुप्ता जी, क्योंकि जो हम देश हित की बात करते हैं वो अब आपकी पार्टी के याद आ गया ना, जब सरकार के लिए वोट चाहिए तो फिर किसका था? देश हित आप हमें मत दिखाइए। आपने 1987 में चोरी की और इस चोरी की वजह से आज जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी है। आपने वोटों की चोरी की, आपने मैंडेट की चोरी की और 2024 में लोगों से वोट लेके रात को वोट लेके सुबह मुकर के आप लोग जम्मू कश्मीर को तबाह करना चाहते हैं। अरे कभी इंट्रोस्पेक्शन अपने आप पे भी किया करें कि आज आपकी हालत क्या हो गई। 4 दिन पहले आप वोट मांग रहे थे लाख के नाम पर। आप कभी इस पर सोच विचार कीजिएगा। आपके जो है आपके घर पे आप लोग हार गए हैं, बीच में हारा से आप है डिस्ट्रिक्ट में आपका क्या हाल हुआ है? आप विचार कर, आप गांधरबल में आ रहे हैं, 1987 की बात कर रहे हैं, उसमें कांग्रेस का भी हाथ रहा है, दुनिया में बूटा सिंह का। आप कभी एलिगेशन नहीं लगा सकते। ये वही फारूक अब्दुल्ला साहब हैं जो यूनाइटेड नेशन में जाके जिन्होंने तकरीर की थी और ये कहा था कि पार्ट ऑफ इंडिया। हिम्मत है, इतनी हिम्मत है कि सब जानते हैं फारूक आप कहिए कि भारत का आपने 87 में चोरी की, वो नहीं चोरी करने के बाद आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलिटेंसी दी। एलिगेशन आपने आपके ऊपर कर नहीं पा रहे हैं, बता रहे हैं आपके ऊपर आप बुरी वाली बात करके भी आपको शर्म आनी चाहिए। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप 3 नौजवानों का मैंडेट छीना, नौजवानों को आपने रेड आपने किया। आप लोग तो जम्मू कश्मीर की तबाही आप लोगों के आप क्या बात कर सकते हो चैनलों पर बैठ के? क्योंकि लोगों को आज जो है वो अपने मसाइल हल करने उनको बिजली चाहिए, पानी चाहिए, उनको लाइफ चाहिए। वो हर आदमी मिलिटेंसी को कोसता है क्योंकि आज हर आदमी कहना चाहता है, हर आदमी और फिर आपने जम्मू कश्मीर को मिलिटेंसी में धकेला। वापस लौटूं। आज आज हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर, आज हमें डेवलपमेंट जनरेट की। ये 1987 की बात करते हैं, 87 का जिक्र होगा तो कांग्रेस पर भी उंगली उठेगी। जगदीश से मैं एग्री करता हूँ कि जगदीश जी से मैं एग्री करता हूँ सर, 2 मिनट लूंगा कि जब मुजफ्फराबाद के जो यहाँ से लोग हैं आज आप बड़े उन्होंने मैंने पहले भी कहा जब से मैडम से मिलके आए आपने मुद्दे को आगे ऊपर बताया कि साहब इनको आगे नहीं भेज रहे हैं। आप बताइए, क्योंकि ये आपकी पार्टी के मकबूल भट्ट के जाने के बाद और खूबियां अपहरण कांड के बाद आपने कभी ये कहा कि हक जो है बदली आप उनसे इनकार कर सकते जिसने हैं। जमीन पे कब्जा किया आप उस खिलौने वाली फैक्ट्री सुनिए, अब आप इतिहास की बात करते हैं, सुनिए सोनू भाई, आज आप भी सुनिए जरा। खिलौने वाली फैक्ट्री किसकी थी? उसकी मरम्मत जहाँ से फाइनली यूपीएससी को बरामद किया गया। आज वो आप ये बताएंगे, एक मिनट, आपने
चौहान साहब, अरे चौहान साहब एक मिनट, जी जी अब जी ऐसे सारे बोलेंगे तो बात होगी नहीं ना विनोद जी। ये बोल रहे थे सारे, अब 2 मिनट सुनिए। जी फारूक अब्दुल्ला साहब की पार्टी को मैं रिप्रेजेंट नहीं करता, पर मैं पूछना चाहता हूँ, जब फारूक अब्दुल्ला साहब ने ये साफ साफ कह दिया कि अगर जगमोहन को आपने दूसरी मर्तबा भेजा तो आई विल क्विट, तो क्यों भेजा गया? क्यों थे भाजपा के 85 सांसद उस वक्त वीपी सिंह की सरकार में? क्यों आरएसएस ने प्रेशराइज किया जगमोहन को भेजने के लिए? मैं बार बार ये बात करता हूँ। और जिस फारूक अब्दुल्ला पर आज आप इल्जाम लगा रहे हैं, आप बताएंगे, पढ़िए दुल्लत साहब को जाकर, जब आतंकियों को छोड़ने की बात आई, फारूक अब्दुल्ला वाज द वेरी फर्स्ट पर्सन जिसने मना किया कि नहीं, इनको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। उस वक्त कोई जवाब नहीं देता। रिगिंग की बात आप हर बार करते हो, रिगिंग की पहले की परिस्थितियां क्या थी वो कौन बोलेगा? वो उनके ऊपर कौन बात करेगा? भी आप ही ने पैदा की थी। 1984 में आपने गवर्नमेंट टॉपल की थी, कश्मीरियों का विश्वास उठ गया था, वो स्थितियां भी आप ही ने बनाई थी। 84 में गवर्नमेंट टॉपल की थी। दिक्कत है ना, माफ कीजिए, आप बहुत बहुत ज्ञानी आदमी हैं, आपका मेरी नजरों में बड़ा सम्मान है, लेकिन जब आप इतिहास को आधा अधूरा देखेंगे तो दिक्कतें होंगी। जब आप याद करें कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी के जमाने में राम मंदिर के ताले खुले थे, तब कश्मीर में पहला दंगा हुआ था जिसको हम जोड़ सकते हैं कम्युनल वायलेंस के साथ। तब आपको पता है, वही कश्मीरी मुसलमान आगे आए थे, 10,000 रुपए का जुर्माना उन्होंने भरा था और एक बार फिर से सोसाइटी में वो अमन और सौहार्द जो है वो कायम हुआ था। कभी भी आम जनता इस हक में नहीं रही है। मैं बार बार कहता हूं, मैंने 3 दशकों तक कश्मीर को बड़ी गहराई से देखा है, समझा है, लिखा है इसके ऊपर और बड़ी करीबी से इन चीजों को जानता हूं। अगर जगमोहन के वो दकियानूसी तुगलाना, जिनको हम कहते हैं तुगलकी फैसले नहीं लिए जाते, सैकड़ों की तादाद में नौजवानों को आते ही बंद नहीं कर दिया जाता, जनाजों पर गोलियां नहीं चलाई जाती, ऑल इंडिया रेडियो पर बैठकर ये नहीं कहा जाता कि कश्मीर में जितने आतंकी है मैं सबको खत्म कर दूंगा और कश्मीर में सिर्फ आतंकी, मतलब क्या था इसका? बलदेव जी, आपको भी के लोगों ने आतंकवाद के लिए आपको भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। बताना चाहता हूँ, देखिए क्या है, बेसिकली मैं वही कह रहा हूँ ना, आप बड़ा आसान होता है दूसरे पर उंगली उठाना। फारूक अब्दुल्ला साहब का जब आप एक पॉलिटिशियन के तौर पर करियर देखेंगे, मैं फिर से कह रहा हूँ, आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग हिज पार्टी, लेकिन जिन चीजों को, अरे यार आप मुझे एक बात बताइए, कौन सा नेता है हिंदुस्तान में जो राम भजन वैसा गा सकता है जैसा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला गाते हैं? अरे आप उसको कहाँ खड़ा कर रहे हैं उस नेता? आप उसको रिगिंग के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं। जगमोहन का आप नाम नहीं लेना चाहते, बीजेपी को आप पिछले दरवाजे से बाहर का रास्ता दिखा देती है। आज आप ये समझना पड़ेगा, वकालत क्यों कर रहे हैं नेशनल कांग्रेस की? एनसी की वकालत क्यों कर रहे हैं? वही एनसी जो चाइना को कह रही थी इंटरवेन कीजिए पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क करने वाले ये तीनों लोग हैं जो एक दूसरे को आप लड़ रहे हैं, एक दूसरे को दोष कर रहे हैं जी। इन्होंने ही बेड़ा गर्क किया है, नहीं तो 370 जैसी चीज को होती ही नहीं। 5/10/2019 का दिन ही नहीं होता अगर ये सही लोगों को आपने पावर एंजॉय की। तो चलो आज लड़ रहे हैं बैठ के, आज ही अपनी गलती मान जाए, प्रायश्चित करें। और आज आप हमें कह रहे हैं कि हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं। अरे अपने आप को पहले देखिए, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। आज आपने कहा की बात, आप उसके ऊपर कुछ नहीं बोलते। वहां पे आपने सुप्रीम कोर्ट में जाके ये कहा कि स्टेट थ्रू हमने अटॉर्नी जनरल के लिए कुर्बानियां दी हैं। एडिशनल सॉलिसिटर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक निशान एक झंडे के लिए उन्होंने कुर्बानी दी है। आप लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बताते हैं, कश्मीर के लड़ते रहे, किसके हाथ में? ठीक है, आज दिन आया हमारा, हमने तोड़ा, हमने कहा था हमने तोड़ा, और आज जम्मू कश्मीर खुशहाली है, विकास हो रहा है जम्मू कश्मीर का। तो ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। आप भी राज कर रहे हो, बैठ की बात हमारी देन है। आपने डाउनग्रेड कर दी स्टेट से, आपने इसको हमें यूटी पे लाया, आपने अपग्रेड किया, लेकिन जब लगा के अच्छा किया अपग्रेड आपने, आपके बड़े अजहर महबूब जैसे लोग आपने पाले। आज आपने यहाँ बताइए, हमें यहाँ पे इंडस्ट्री की जरूरत है, हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, हमारे हेल्थ इश्यूज है लोगों के, उसके लिए हम आपने तो नवाब भाई यहाँ पे और सारे लोग बोलने की बात, आज लोग राज आया है। पहली बार डीडीसी का इलेक्शन हुआ है, पहली बार डीडीसी के चेयरमैन बने हैं, पहली बार लोगों को विकास दिख रहा है। आज मिलिटेंसी नहीं है, शांति है। आप लोग भी कश्मीर में घूम रहे हैं, बड़े कश्मीर में आज कोई आ रहा है, डीपीबी जिम्मेदार है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। आपको शुक्र करना चाहिए।
एक मिनट सर, सोनू जी, अगर आप पावर एंजॉय करते हैं, कुछ किया ही नहीं डेवलपमेंट है। करना भी आपका आपने फर्ज तो है। लूटा ही लूटा है। आप कोई जम्मू कश्मीर को कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान की ऐसा तरफ ही करते धकेला है हैं लोगों और के कहीं ना ऊपर कहीं आप कि आप तीनों लोग डेवलपमेंट इसके कर रहे हैं। जिम्मेवार हो। अरे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हमें कम्पीट आज करना है। कश्मीर को ये कस्टोडियन कौन के सी लिए आप हमें कर रहा है। एहसान आज मेरे फरामोश वाली आज बात मेरे करते हैं। भाई आप पीडीपी वाले कह रहे हैं हमने कि ये हम सोनू जी, किया, आप मुझे सुन पा रहे आपने हैं? करते हैं, करना है। आज शराबबंदी की बात करते हैं। ये जब है आपने रहे हैं ना पावर गवर्नमेंट में, अगर बनी तो तब क्यों नहीं कहा? ठीक है, तो पीडीपी को अपनी डेवलपमेंट खोई हुई जमीन वापस लानी है तो अपने इसके लिए लोगों बोल रहे हैं। तो के हम भी सोनू सुन जी, रहे हैं आराम चंद से। लोगों और उनको अपनी पता है 3 पार्टी विधायक हैं, का ही बात उनको बिल सोचना है। पास करने के लिए उसकी सपोर्ट तो मिलनी नहीं है। तो ये ठीक है, अगर बात मीर साहब हो तो कीजिए, सब कुछ होता है, डेवलपमेंट करना हर ऐसी बात पार्टी नहीं का है। फर्ज है। जब कांग्रेस हुकूमत में थी उन्होंने भी की, लेकिन आपको सिर्फ अपना राग लापने की जरूरत होती है हर बादशाह वक्त। आपने आप अपनी पीठ खुद ही एक ने थपथपाते रोशनी के नाम पे कि थोड़ा हमने लूटा, ये दूसरे किया, ने उससे हमने वो ज्यादा किया। लूटा, तीसरे ने पब्लिक को कंपटीशन कहने लगाया, दीजिए उससे कि ज्यादा क्या लूटा। किया, किसने क्या किया। लेकिन ये अपना ए बी की तारीफ करता है, बी सी पब्लिक को। देख रही आप है, मेरी इसीलिए पीठ पे आपका ये हाल हुआ सभी का। आपकी। सोनू जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आज ना पीडीपी दिख रही है, ना सोनू कांग्रेस जी, दिख रही कहीं। जी जी बताएं बताएं। सोनू जी, आपको हेलो। भी भारतीय जनता पार्टी के लोग जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, कह रहे हैं कि आतंकवाद के लिए। विनोद जी रिपीट करेंगे दोबारा सवाल? देखिए सोनू जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग या बलदेव बलोरिया जी आपको भी, यानी आपकी पार्टी को भी मौजूदा हालात के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जो आतंकवाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर में आया। देखिए, जब आतंकवाद जम्मू कश्मीर में आया तब पीडीपी थी नहीं, तब हमारी पार्टी बनी नहीं थी, नंबर एक। और नेशनल, और ये दुनिया कहती है कि उस वक्त 87 के पहले गृह मंत्री थे मुफ्ती साहब, देश के पहले मुस्लिम गृह मंत्री थे। ये भी याद मैंने रखिए। आपको टोका ही नहीं, मैंने टोका ही 27 साल हाँ, नहीं, ये सुन लीजिए ना, ये भी आप याद आपने बात, मैं कह रहा हूँ मेरी सुन लीजिए, कहीं ना कहीं कांग्रेस आप सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए। उसके लिए तो भाई आप जो सुन लें, अब आप सुन लें तो मुफ्ती जी अध्यक्ष थे। जनाब, आप बात सुन लें, उसी का बात सुन नतीजा लें, 87 वाला जो मैं जवाब दे दूं विनोद जी? हाँ जी, हाँ जी, श्योर श्योर, आप हाँ, ही का तो बोला है। अगर इनको कहीं, अगर सुन लें, मेरी 2 मिनट बात सुन लें। मुफ्ती साहब जब 87 में राजीव अकार्ड हुआ था, फारूक अकार्ड, तो मुफ्ती साहब ने कांग्रेस छोड़ दी थी। इसी वजह से छोड़ी थी कि आपने गलत फैसला किया, और उस गलत फैसले को आज तक जम्मू कश्मीर भुगत रहा है। नंबर एक, सच कड़वा होता है, बर्दाश्त करना पड़ेगा जगदीप जी। नंबर दो, इसमें बात एक और है। आपने जब कहा कि ये बीजेपी कहती है कि इसके लिए पीडीपी जिम्मेवार है, भाई मैं ये कहता हूं कि आप लोग पिछले 5 साल से आप सीधे राज कर रहे हैं बलोरिया साहब। आपकी पार्टी पिछले 5 साल से सीधा राज कर रही है, और 4 साल हमारे साथ सरकार में रही। आप बताइए, पिछले 9 सालों में से आपने कितने मिलिटेंसी एक्टिविटीज जो थी वो बंद करवाई? आप जिन कश्मीरी माइग्रेंटों के नाम पर पूरे देश में वोट मांग रहे हैं, आपने पिछले 6 सालों में, कितने कश्मीरी माइग्रेंट को वापस घाटी में जाके सेटल किया? आपने कितने लोगों की नौकरी उनको दी? कितने लोगों के हक उनको दिए? वो आपके राज में तो राहुल भट्ट की हत्या हुई, आपने कश्मीरी माइग्रेंट का राशन बंद कर दिया। जो पीएम पैकेज के तहत जो लोग लगे थे वो वहां से जब जम्मू आ गए, आपने उनकी तनख्वाह बंद कर दी। एलजी साहब ने उनको कहा जहां तो वहां ज्वाइन करो, वरना आपको नौकरी से मैं डिसमिस कर दूंगा। आप किन की बात करते हैं? आपने 6 सालों में सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के नाम पर पूरे चुनाव जीते। मुझे बताइए कश्मीर में आपने क्या किया? कश्मीर में आपने रेत बजरी का माफिया लाया, कश्मीर में आप लैंड माफिया लेके आ रहे हो। आप मुझे बताइए, अगर वाकई आपने काम जम्मू कश्मीर के लोगों ने किया था तो आपको कश्मीर में वोट क्यों नहीं पड़ा? हमें आप कहते हो जी आपको 3 एमएलए बने, आपका आधा क्यों नहीं जीता वहां से? बताइए, आपका आधा एमएलए वहां से क्यों नहीं जीता? आपकी पार्टियों के खिलाफ सरकार को मैंडेट मिला, तो आप लोगों का क्या कर रहे हैं? आज कश्मीर में आप लोग जाते हैं, घूमते हैं, टूरिस्ट में जाते हैं, घूमते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी में आपके समय में कश्मीर में कोई जाके राजी क्यों नहीं था? तो ये कश्मीर में शांति आई है, ये हमारी वजह से आई है, यही आई है। बाकी आप गुमराह कर रहे हैं कि माइग्रेंटों का राशन बंद कर दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये आपको गलत जानकारी है, मुझे लगता है इसको भी आपको करेक्ट करना चाहिए। आपके पास झूठ क्यों, मसला कोई नहीं है। आप झूठा प्रोपेगेंडा बिल्कुल, कोई माइग्रेंट्स का राशन बंद नहीं हुआ, माइग्रेंट्स का राशन मिल रहा है, वो ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये आपको गलत जानकारी है, मुझे पता है, मेरे पड़ोस में भी राशन का डिपो है, लोग ले रहे होते हैं, मैंने कल भी देखा भी, ऐसा कुछ नहीं। कांग्रेस का के प्रति आपका प्रेम, कोई खास कारण? आप कह रहे हैं कि वो राम भजन बड़ा अच्छा गाते हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, इसलिए वो सबसे मंजे हुए सियासतदान हो गए, क्या ये क्राइटेरिया है? नहीं विनोद जी, मैंने वो बात इसलिए की, देखिए मैं फिर से कहता हूँ,
सोनू भाई हमारे बड़े तार्किक आदमी हैं और उनसे उलझना हर किसी के बस की बात नहीं है, ये भी मैं जानता हूं। लेकिन सोनू भाई इतिहास नहीं बदलता। पहले तो मैं ये बता दूं कि अभी आपने कहा कि जो राजीव साहब का रिकॉर्ड हुआ था उस वक्त कांग्रेस का नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, तो वो बहुत बड़ी गलती थी। आपको पता है क्यों गए थे दिवंगत मुफ्ती साहब वीपी सिंह की झोली में? उनको लगता था, क्योंकि उनकी प्राथमिकता हमेशा से जम्मू कश्मीर रही और वो चाहते थे यहाँ का मुख्यमंत्री बनना। और आप याद रखिए कि वो इस देश के पहले मुस्लिम गृह मंत्री थे, इसे आप भूल नहीं सकते। और ये वही दौर था जब लूटिया अपहरण कांड को गली मोहल्ले के 2-3 लड़कों ने अंजाम दे दिया। और उसके बाद की परिस्थितियां क्या थी मैं ऑन चैनल बोलना नहीं चाहता, उसे छोड़ दीजिए। अब आप सिर्फ ये समझिए आज की परिस्थितियां क्या है। हमारा जो मुद्दा है आज, उस भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाना है जो उस विचारधारा की बात करती है जिस पर इसको कहने के लिए कुछ नहीं। रही बात, मैंने आप हो ही कहां, आप हो ही कहां, आपकी हैसियत क्या है? नेशनलिज्म पे आप ये तो देखो, जम्मू कश्मीर के लोगों ने आपको कहां पहुंचाया? आप किसको बाहर का रास्ता दिखा रहे हो? आपको खुद रास्ता बाहर का दिखा दिया लोगों ने। अब अपने सर्वाइवल के लिए लड़ो। जब तक ये सोचते रहो कि जम्मू कश्मीर को बाहर का रास्ता दिखाना भारतीय जनता पार्टी को, आपका कोई पंचम नहीं बनेगा अगली बार, ये देख लेना। 1000 से ज्यादा जब जम्मू कश्मीर के निर्माण की बात करोगे, जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई की बात करोगे, तब आपका कुछ बनेगा। यही तो प्रॉब्लम है कांग्रेस के लोगों के कि आप लोग बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाना। आपने कभी नहीं कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए हम क्या करेंगे, वो आपने करना नहीं है उनका। तो बस लोग समझते हैं, आज लोग बड़े सियाने हैं आपके, जरा ये बताएं, इसीलिए आपको अपनी जगह पे रखा हुआ बड़ी करते हैं, विचारधारा की बात करते हैं। अभी आपसे विनोद सर ने पूछा कि जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे तब आप कहां थे? अरे आप ये तो बता दीजिए तब आप कहां थे जब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब दिवंगत, उन्होंने कहा कि मिलिटेंट्स पाकिस्तान में बैठे जो है वो उनको क्रेडिट जाता है यहाँ पर एक शांतिपूर्वक ढंग से हुए चुनाव के लिए, तो डॉक्टर निर्मल सिंह साहब के मुंह पे दही क्यों जमा था? यही बता दीजिए। चलिए बाकी तो छोड़ दीजिए आप। तो बराए मेहरबानी मुद्दे पर रहते हैं। शराबबंदी होगी नहीं। जहां तक स्टेट लैंड का मामला है, इसको डिफाइन दोबारा से करना पड़ेगा, क्योंकि विनोद जी जिस जमीन पर 6-7 दशकों से कोई परिवार बसा हुआ है उसे स्टेट लैंड कहना भी बेमानी। तो स्टेट लैंड को डिफाइन करके, खास तौर से मैं आपके इस मंच से आज फिर मांग कर रहा हूं, जिन रिफ्यूजियों के पास कस्टोडियन लैंड है उनको उनका मालिकाना हक मिलना चाहिए। आई डिमांड इट। चलिए, आदर्श गुप्ता जी ने भी यही सवाल रखा है कि सोनू जी से, आप स्टेट लैंड की बात करते हैं लेकिन जो कस्टोडियन के लैंड पर 2.5 मरले में 3-3 परिवार रहे, उनकी तलवार जो लटक रही है उनके बारे में भी कुछ आपको चिंता करनी चाहिए। दिनेश जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं सोनू जी से पूछता हूं कि वही वैक्यूज प्रॉपर्टी के जो टेनेंट्स हैं उन लोगों को रह नहीं रहे हैं एज ए टेनेंट, उन्होंने प्रॉपर्टी को इम्प्रूव भी किया है अपने से पैसे खर्च करके, और उनके ऊपर जो है 100% 200% रेंट इंक्रीज करने का ये रोब लगाते हैं। इविक्शन का जो तलवार उनके ऊपर लटकती रहती है, इसके बारे में क्यों नहीं बिल लाते पीडीपी वाले? तब मैं मानूं कि ये बिल्कुल सच्चे लोग हैं, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा उठाते हैं जो देश के हित में ना हो, जो पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में लोग मुलविस हैं वो इनको सपोर्ट करें। ये इसलिए ऐसी कोई बिल नहीं लाएंगे जिसमें पब्लिक का हित होगा, जिसमें आवाम को फायदा होगा। मैं यही सोनू जी से कहूंगा, अगर आप में हिम्मत है तो ये बिल्कुल ठीक कहा कांग्रेस के प्रवक्ता ने कि आप बिल लाइए, हम सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस भी करेगी, सभी करेंगे, ताकि लोगों को इंसाफ मिले, बीजेपी भी करेगी। और सेकेंडली जो आपने बात की कि 5.5 लाख वहां पे मिला, उसके बारे में आगे आपने कभी बात की? सिवाय टीवी चैनल पे आके डिबेट करके गाली गलौज करने के, कोसने के अलावा अगर आप में हिम्मत है तो ये बिल चाहिए था तीसरा, लेकिन आपने वो बिल लाइए जिसमें आपने सिर्फ पॉपुलैरिटी गेन करने की कोशिश की, जो एंटी नेशनल सोच वाले लोग हैं उनको खुश करने की कोशिश की। इससे आपका कभी भला नहीं होगा। आप हमें मैंडेट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को वो गवर्नेंस का दिया गया है, The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has... जी दिनेश जी बोलिए। इसलिए हम वो आएंगे जिसमें पब्लिक का हित है,
पब्लिक को फायदा होगा है, पीस है, डेवलपमेंट है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की बात करेंगे या इंडस्ट्री को जो है वाइब्रेंट बनाने की कोशिश करेंगे। अब इन्होंने कह तो दिया बीजेपी वालों ने कि बाहर से लोग आके यहाँ स्टैब्लिश करें। यहाँ चीफ मिनिस्टर साहब ने बॉम्बे में जाके वहाँ पे कैंप लगाया, वहाँ पे इन्होंने सबको इनवाइट किया कि आप जम्मू कश्मीर में आए, जो हमसे हो रहा है पूरी कोशिश करेंगे, उसमें हमें सेंटर का जितनी ताउन मिलेगा, जितनी कोऑपरेशन मिलेगी, उसी के बाद ये जो है यूटी जो है वो तरक्की करेगी। लेकिन वो ज़्यादा तरक्की इसलिए हो सकती है जब हमें अपना स्टेटस जो है स्टेट का वो। बलदेव जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? बलोरिया साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बलदेव जी। जी 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 सोनू जी आप मुझे बताइए, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आप सस्ती चीप पब्लिसिटी के लिए इस तरह के बिल ला रहे हैं। बिल लाना होता तो आप ये भी बिल लाते कि 5-5.5 लाख रुपया रिफ्यूजियों को मिला, आगे और कितना कब दिया जाएगा। जी सोनू जी। आपकी कॉल को। बलदेव जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? बलदेव जी आने वाले दिनों में बहुत सारे ऐसे बिल लाए जा सकते हैं जो आपको सूट नहीं करते हैं, जैसे इन्होंने कहा है। इवन एनसी के लोग भी ये कह रहे हैं कि जो आरक्षण का पैटर्न बना हुआ है उसको चेंज किया जाएगा। आरक्षण को लेकर के इन्होंने कैबिनेट सब कमेटी भी बनाई है, तो वो जो आपके बनाए हुए सिस्टम है उसको सीधा सीधा चैलेंज करने जा रहे हैं। हो सकता है एक जीता हुआ एमएलए इस पर भी बिल ला सकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, प्राइवेट मेंबर बिल। जी बलोरिया साहब। मनोज जी मैं कहना चाहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग को कश्मीर के लोगों ने सरकार चलाने के लिए मैंडेट दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कुछ वायदे भी किए। इन्होंने कहा है कि हम लोगों की पेंशन लगाएंगे सभी को, इन्होंने कहा है कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, इन्होंने और सारे पूरे वायदे किए हैं। मेरा इनको ये राय है कि आप सारी बातों को छोड़ के पहले जो लोगों के साथ वायदे किए हैं, लोग बिल पकड़ के घूम रहे हैं जगह जगह के, ये कब माफ करेंगे। ये काम करें तो अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, क्या किया, उन बिलों को बदलना, उन पॉलिसीज को बदलना, उससे बेहतर है कि पहले जो अपने साथ लोगों के साथ वायदे किए हैं वो करें। तो मेरी तो यही इनको राय है कि जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाएं, जम्मू कश्मीर को तरक्की की तरफ ले जाएं, लोग खुशहाली की तरफ जाएं, उन पंगों की तरफ ना जाएं जिससे कश्मीर दोबारा उसी जगह जाए जहां से वो वापस आया। जगदीप जी आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या हाईकमान ने कुछ ऐसी डायरेक्शन दी है? हालांकि कुछ रोज पहले तारिक हमीद करा ये कह रहे थे कि अब समय आ गया कि सरकार ने जो वादे किए थे प्रचार के दौरान मैनिफेस्टो के मुताबिक अब काम करना चाहिए। क्या ये बात हाउस में उठाई जाएगी? देखिए विनोद जी, इसका मैं प्रत्युत्तर आपको पहले भी दे चुका हूं। तारिक अहमद करा साहब हमारे प्रदेश अध्यक्ष होने के साथ साथ एक बाकमाल स्टेट्समैन भी हैं, और उन्होंने ये जो बातें कही हैं उसके पीछे का मंतव्य जो है वो बड़ा साफ है कि पूरी ईमानदारी, नेक नीति और निष्ठा के साथ लोगों की चुनी गई इतने सशक्त जनादेशवादी सरकार अपना काम जो है वो बेहतर ढंग से करे। इसमें मुझे नहीं लगता कहीं किसी प्रकार की निंदा है, किसी को कोई कटाक्ष है। और रही बात आज जिस विषय विशेष पर हम, मैं फिर से कहूंगा, चर्चा कर रहे हैं, एक बात हमें समझनी होगी। जहां तक सवाल उन लोगों के मालिकाना हक का है, उन जमीनों पर जिन पे वो रह रहे हैं, मैं समझता हूँ ये एक नितांत संजीदा और ज्वलंत मुद्दा है, इस पर बात होनी चाहिए। शराबबंदी पर मैं फिर से आपको कह दूं, खास करके हमारे बलोरिया भाई बैठे हैं सामने, इनको बता दूं कि भाई आपके होते हुए शराबबंदी तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि उसके बिना आप चुनाव जीते ये भी संभव है नहीं। अब अगर आप इस पे बात करेंगे तो मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा अपनी ही विधानसभा का, जिसमें आपके लोग आपकी के झंडे लेकर कई 100 बोतलें शराब की चुनाव के दौरान लेकर पकड़े। कहाँ शराबबंदी की? कोई मामला दर्ज नहीं हुआ, एम्बुलेंसेस में शराब ढोई गई इस चुनाव में, ये सब जानते हैं। तो लिहाजा शराबबंदी पर बात करना बेमानी है। बोलने के लिए दूसरे बिल पर मैं समझता हूँ कि एक बार की बात होनी चाहिए। बोलो भाई देखिए, मैं वीडियो दिखा दूंगा ना आपको, फिर अच्छा रहेगा। एक जगह थोड़े ना होगा। मेरी बात सुनो, आप लोग पूरे प्रदेश के अंदर आपने जमकर शराब बांटी। अब अगर शराबबंदी हो जाएगी तो कहाँ पंजाब से लाएंगे शराब? क्या अगले चुनाव में कैसे करें? इस बार भी मैंने सुना है यहाँ कम पड़ गई थी, बाहर से लानी पड़ी। आप
आप अगली बार क्या करेंगे वो बड़ा मुद्दा है। यहाँ का शराबबंदी पे तो मुझे लगता नहीं भाजपा को छोड़ने देगी। वैसे भी मंदिरों के शहर को शराबों की दुकानों से पाट कर रखा इन्होंने किया। खुद क्या कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी उस शहर में आपने हर गली चौक चौराहे में शराब की दुकान खोल दी, देहाती इलाकों में शराब की दुकानें खोल दी। आपने उस नियम का फालूदा बना दिया जिसमें मंदिर और स्कूलों को बख्शा गया था। आपने तो उस नियम को भी ताक पर रख दिया। जो दूरी तय की गई थी 500 मीटर की, आपने उसको भी नहीं माना। आपने शराब की दुकानों से जम्मू शहर को पाट कर रख दिया। आपके मुख्य प्रवक्ता सुनील शेट्टी साहब एक डिबेट में कहते हैं कि भाई साहब यहाँ टूरिस्ट आते हैं, शराब की दुकानें खुलती हैं, तो क्या गलत हो गया? आप तो करियाने की दुकानों पर बियर लाने वाले थे भाई साहब, आप ही थे ना। कांग्रेस तो आप शराबबंदी पे बात मत करिए। मैंने पहले कहा आप चाहते हैं आप चुनाव हारे भाई, नहीं चाहते तो आप चुप रहिए, क्योंकि आपके पास इसके अलावा कुछ और तरीका है नहीं चुनाव लड़ने का। तो बराए मेहरबानी चुप रहिए। मैं नहीं चाहता मैं आपको वीडियो दिखाऊं, फिर आपको बुरा लगेगा, तो इसलिए चुप रहिए आप। तो शराबबंदी को तो छोड़ ही दीजिए। तो स्टेट लैंड पे मैं फिर से कहूंगा इस पर बात होनी चाहिए। स्टेट लैंड डिफाइन होनी चाहिए। कस्टोडियन लैंड के मामले में हम ईमानदारी से सपोर्ट नहीं कर रहे शराबबंदी की, लेकिन आप जो कह रहे हो उसका देखो तर्क क्या है उसके पीछे। देखो, लीकर बैन के बारे में मुझे नहीं लगता है कि इवन पीडीपी वालों को कुछ मालूम है कि क्या वो इसमें टोटल बैन चाहते हैं या कुछ एरियाज में चाहते हैं। मैं इनसे यही एक सवाल करता हूं कि क्या दुबई में टोटल बैन है, रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, पब्स वहाँ नहीं है? इसका ये जवाब दे दे, क्योंकि इनको खुद पता नहीं है। इन्होंने एक वर्ड लिया है कि टोटल बैन होना चाहिए। अरे कैसे, किस तरीके से होना चाहिए, किस किस इलाकों में होना चाहिए? दिनेश जी, आपको लगता है कि पीडीपी की इंटेंशन, मैं एग्री करता पीडीपी की ये इन्होंने एक्साइज पॉलिसी में इतनी अमेंडमेंट की कि मंदिर और स्कूल जो हैं, गुरुद्वारा वगैरह, आज देखिए रघुनाथ टेम्पल जो है उसके वहाँ पे 3 शराब की दुकानें हैं, बिल्कुल गुरुद्वारा साहब के बाहर है दुकान। ये पॉलिसी सारी इन्होंने जो है डिल्यूट की है, इनके टाइम में हुआ है। पहले इसको पॉलिसी को भी रीजनरेट करने की जरूरत है, रीलुक देने की जरूरत है। उसके बाद ये तभी पॉसिबल होगा कि ये इन्होंने जो एक ब्लैंकेट बैन का कहा है, पहले बिल तो आने दीजिए, मैंने कहा उसको पूरा एग्जामिन किया जाएगा, स्टडी किया जाएगा, इट विल बी पुट टू डिबेट इन द हाउस, वोटिंग होगा, उसके बाद वी कैन रीच समवेयर। ये टीवी के ऊपर हम ऐसे डिस्कशन करके नहीं कह सकते हैं कि वेदर इट इज ए टोटल बैन और सिलेक्टिव बैन और इंक्लूसिव बैन और एक्सक्लूसिव बैन। ये सारी चीजें तभी मुद्दा पे आएंगी जब हमारे पास बिल की कॉपी आएगी। बलोरिया साहब, इन्होंने ये भी कहा है, ये भी पीडीपी कह रही है कि जो डेली वेजेस है उनको रेगुलराइज करने के लिए किया जाए, उसको लेकर के भी बिल ला रहे हैं। जो आप नहीं कर पाए हैं अब वो करने जा रहे हैं। चलो अच्छी बात है अगर ये करते हैं, लेकिन बीमारी भी इन्होंने पैदा की है, ठीक भी करे तो अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी ने जहां तक हो सका वहां डेली वेजर के लिए कुछ किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से लेकर आज तक एक भी डेली वेजर नहीं लगाया। इन्होंने 95 के डेली वेजर लगे हुए आज तक कच्चे हैं और रिटायर भी हो रहे हैं, लेकिन वो पक्के नहीं हुए। सही बात है, उनकी जेन्युइन डिमांड है, लेकिन पहले इनको पूछा जाए कि जो आपने 500 रुपए पे नौकरियां बांटी हैं, अपने घरों में काम करने के लिए बंदे लगाए हैं, जो कौन सी पॉलिसी थी? इन्होंने बहुत बड़ा उनके साथ धोखा किया है डेली वेजर लगा के, और उनका पाप भी इनको लगा है। जी जगदीप जी, आप पर यह आरोप है कि ये डेली वेजर्स की जो बीमारी है जो आपकी देन है आपके कार्यकाल में। मैं बलोरिया साहब को फिर से बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि भाई साहब थोड़ा सा होमवर्क कर लें। कांग्रेस कभी भी जम्मू कश्मीर में बहुमत के साथ सत्तासीन हुई नहीं। अगर आप आजाद साहब के कार्यकाल की बात करते हैं तो मैं गुड गवर्नेंस की बात करूंगा, मैं वर्क कल्चर की बात करूंगा, मैं वजीर कमीशन की रिकमेंडेशन से भी आगे जाने की बात करके 8 जिले इस प्रदेश को देने की बात करूंगा। तो बराए मेहरबानी आप हम पर सवाल मत उठाएं, आप ये बताएं कि कभी आप खजूरिया साहब के साथ एक विधान सभा सदस्य के साथ खड़े थे, सुनिए ना, फिर 1 से आप 11 हुए भूमि आंदोलन, फिर आप 11 से 25 हुए मोदी साहब की, नरेंद्र मोदी की वो तथाकथित लोकप्रियता वाली लहर पर सवार होकर। तो आपने क्या किया पिछले 10 सालों से? यहाँ जबरन काबिज है आपने एक ऐसे व्यक्ति को हमारे सरों पर बैठा दिया लाकर जो अपना चुनाव हार के आया है, जिस पर करप्शन के आरोप है। हम 11 से 25 हुए। आप ये बताएं आपने क्या किया है? आपने भू माफिया दिया, आपने खनन माफिया दिया, आपने शराब माफिया दिया, आपने प्रॉपर्टी टैक्स दिया, आपने टोल टैक्स दिया, हमने स्मार्ट मीटर्स के नाम पर लोगों की चमड़ी छेड़ी, और आपने क्या किया बताइए ना।
आप पिछले 10 सालों से क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बताइए, दीजिए जवाब। देखिए जगदीप जी, आप जब क्रेडिट देते हैं आजाद साहब के कार्यकाल को, के नाम पे जो है इन्होंने कंजेशन यहाँ क्रिएट किया, फुटपाथ सारे कवर कर दिए। विनोद जी, मैं इनको थोड़ा जवाब दे लूं अपनी बात का। हो गया है कि हमने क्या किया, मुझे जगदीप जी पूछ रहे हैं, हमने लोगों को 24 आपने सरकारें तोड़ी पूरे देश के अंदर, आपने गवर्नर के पद की गरिमा को धूमिल किया, हम धरने, आपने डिपोटेशन में हमारे सैकड़ों भारतीयों को कड़ी लगाकर भारत लाया, आज हिंदुस्तान के तमाम शेयर चाइना में चले गए, ये आपने किया। गुमराह किया, आपने एक नया टैरिफ लगाकर भारत की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क किया। आपने आज इस देश के अंदर ऐसे हालात बना दिए कि चुनाव आयोग को लोग शक की निगाहों से देख रहे हैं। आपका सुपड़ा साहब क्यों, आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई। मेरी बात सुनो ना, आपने क्या नहीं किया जनाब, अगर आप अपनी बात को ये मोदी चालीसा तो लोग आने वाली सभी तक याद रखेंगे। क्यों नहीं दिए? और एक बार आप सत्ता से बाहर तो भूल जाइए, अगले 5 साल 10 दशकों तक आपको दोबारा आने देगा सत्ता में, क्योंकि जो आप करके गए इस लोकतंत्र में वो ये देश याद रखेगा। जिस तरीके से आपने लोकतंत्र का गला रेता है, आपने किसी एजेंसी को नहीं छोड़ा, आपने बेजा इस्तेमाल किया एजेंसी का, आपने कांग्रेस का एक भला किया है, वो मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूं। जितने चोर थे, जितने करप्ट थे, वो मोदी जी सब उठा कर ले गए, हमारा वो भला आपने किया है, उसके लिए मैं शुक्रगुजार। और अब कांग्रेस रिवाइवल भी जो है उसका वो देखिए किस बड़ी तादाद में और किस गति के साथ होता है, क्योंकि वो सारे आप ले गए अपने स्वच्छता अभियान में। तो जनाब हम बड़े शुक्रगुजार। तभी माननीय राहुल गांधी जी कहते हैं कि हमें वो लोग चाहिए ही नहीं जिनको ईडी का डर हो, सीबीआई का डर हो, इनकम टैक्स का डर हो। तो बराए मेहरबानी आप ये बताएं आपने इस देश के लिए क्या किया है, ये बताइए। चलिए सिवाय लोकतंत्र। दिनेश जी, आप कांग्रेस की भूमिका को कैसे देखते हैं? मैं बीजेपी के प्रवक्ता से एक ही बात कहूंगा कि अगर ये जम्मू कश्मीर की आवाम के हित की बात करते हैं तो सबसे पहले जो है स्टेटहुड हमें इमीडिएटली रेस्टोर की जाए। उसके बाद ही ये जो है स्टेटहुड जैसे आएगी तो ये हमारे यहाँ के अवाम जो हैं उनको फायदा होगा। जब हमारी अपनी सरकार हर अपनी पॉलिसीज बनाएगी, अपनी नीतियां बनाएगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी, इंडस्ट्री लगाएंगे, लोगों को बाहर से बुलाएंगे, तभी जो है हमें फायदा होगा। बाकी ये झूठे वादे करने की बात नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी इन्होंने कहा, अब उसको डाइल्यूट करने के लिए कहते हैं कि हालात सुधरेंगे। अरे हालात तो आपके पास हैं, सुधारने वाली बात तो आप है, लॉ एंड ऑर्डर आपके पास है, एलजी के पास है। एक साइड आप कहते हैं कि कश्मीर में आज बहुत अच्छे हालात हैं, टूरिस्ट बहुत आ रहा है, जब स्टेटहुड की बात आती है तो फिर आप जो अपने वादे से मुकर जाते हैं, फिर आप उसको आगे डेट्स डालते हैं। चलिए बलदेव जी, कब देंगे स्टेटहुड? ये लगातार डिमांड निरंतर बढ़ती जा रही है। विनोद जी, मैं दिनेश जी को ध्यान में लाना चाहता हूँ कि आपने भी तो 370 टेम्परेरी लाया था, 10 साल के लिए लाया था, और उसको तोड़ते तोड़ते हमें नहीं लाया सर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 5 अगस्त 2019 में किया है। आप प्लीज अपना फैक्ट्स पहले क्लियर कर देंगे तो देंगे ना, हमने मना थोड़ी किया। मुझे नहीं आ रही है आप क्या रहे हैं। 397 नहीं लाया। और आपने जो वायदा किया था, आपने लोगों से जम्मू से वायदा किया था कि हम स्टेटहुड लेके देंगे आपको तब नहीं पता था केंद्र सरकार ने स्टेटहुड देना है, तब आपने लोगों को इलेक्शन में गुमराह किया और कर रहे हैं, हम कर रहे हैं और लास्ट तक करेंगे। अब ये देखना है कि आप हमें कितनी देर तक रोक सकते हैं, कितनी देर तक आप रोक सकते हैं। जी जगदीप जी, ये स्टेटहुड में देरी के पीछे क्या इंटेंशन आपको लगती है? जगदीप जी, आखिरी सवाल आपसे, स्टेटहुड में देरी के पीछे क्या मानसिकता है? मंचा बड़ा स्पष्ट और सीधा उत्तर दूंगा, इनकी नीयत पर सवाल है। जितने गैर भाजपाई प्रदेश है वहां पर इन्होंने इसी तरीके से लोकतंत्र की हत्या की है, अपने एजेंट्स बिठाए हैं गवर्नर्स और एलजीज के रूप में, और इन्होंने, मैं तो देश के तत्कालीन फाइनेंस कमिश्नर के बयान के साथ अपनी बात खत्म करूंगा, जिसने पब्लिक डोमेन में कहा कि प्रधानमंत्री ने उसको मना किया कि गैर भाजपाई प्रदेशों में आप जो है अपना बजट कम कर दीजिए। तो इनसे आप उम्मीद करते हैं कि ये स्टेटहुड देंगे? इनको तो ख्वाब में भी छींके दिखाई देते हैं जनाब। इनको था कि ये सत्ता में आएंगे, लेकिन जनता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब करें क्या बेचारे? अपनी स्टेटहुड दे देंगे तो ये कहाँ जाएंगे? आज अगर चलिए जगदीप जी, तो कल स्टेटहुड मिल जाएगा। चलिए जगदीप जी, आपने भी
बहुत सरकारें गिराई हैं, टॉपल की हैं, अच्छा नहीं लगता है। चलिए, लेकिन लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। जगदीप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बलोरिया साहब आपका भी, दिनेश जी आपका भी, वीरेंद्र सोनू जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, सत्र तो हंगामी होगा ही। बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।